हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों, आज से हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी का। देखिए, ये यूपीएसआई का हिंदी का प्रैक्टिस सेट रोज हम डेली लाते रहेंगे। ये आप ये ना समझे कि ये यूपीएसआई का ये आपको यूपी पुलिस में भी काम में आएगा। इसका प्रैक्टिस सेट आप जिसमें भी हिंदी आती है सभी के लिए ये यूज़फुल रहेगी ये वीडियो। इसमें हम 40 प्रश्न हर प्रैक्टिस सेट में लाया करेंगे। आप इस 40 प्रश्नों में आप अपने आपको आंकना है आपको कि कितने आपने सही किए, कितने आप सही कर सकते हैं। और दोस्तों, ये डेली आपको 20 मिनट में मैं ख़त्म कर दिया करूँगा। 20 मिनट की आपको ये डेली क्लास लेनी है। और कभी किसी दिन हो सकेगा तो छुट्टी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करूँ। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये रोज़ डेली आपको इसका प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली 20 मिनट की ये क्लास है। आप अपने आप को आंकना हिंदी में आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? ऑप्शन है आपके विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का, स्वर का। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। अनुस्वार जो होता है ये पंचम वर्ण का कार्य करता है। जैसे आप अनुस्वार कौन सा होता है? पांचवा वर्ण। जैसे कै, खे, गे, घे, अणे। तो ये जो होता है ये पंचम वर्ण जो होता है ये अनुस्वार का कार्य करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में सही शब्द चुने। अब इसमें से सही शब्द बताना। देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर, देखिए क्या सही होगा इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर होगा सी, आदर्श ऐसे लिखा जाता है। देखिए, सब आदर्श गलत लिखे हुए हैं, ये आदर्श सही है, ये वाला आदर्श। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये एक गद्यांश दिया हुआ है एक प्रकार से। इसको हमें येरेलेबे जो होता है, PQRS इंग्लिश में बोलते हैं इसको, येरेलेबे, इसमें आपको संयोजित करना है। केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सीधो निवेश किया जाना है। तो इसमें आपको बताना है क्या इसका सही मिलान होगा। देखिए, पहली लाइन तो एजिटिक ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब हमें यहाँ से देखना है क्या या पहले सबसे पहले आएगा? केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कोई लॉजिक ही नहीं है इस तरह से। इसमें अगर मैं देखूं, वह है की प्रगति, ये देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति, यानी विकास की प्रगति होती है ना। तो विकास की प्रगति तो पहले तो बा आना है, ये तो जरूरी है। दो ऑप्शन कट्टम हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें वाह शुरू में नहीं है, ला है इसमें, ये इसमें या है। पहले वाह इसमें है, वाह है इसमें भी वाह है, दूसरे में ला है इसमें भी ला है, लेकिन अब ये तीसरे में या और रा, इन दोनों में से है। तो हम देखते हैं क्या आएगा पहले। तो ल एजिटी आ जाएगा, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास वह की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण। फिर है ले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए। फिर मैं देखता हूँ कि जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में, केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में आएगा। और फिर आ जाएगा रे योजनागत और योजनेता संसाधनों द्वारा। फिर ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? ये आएगा, बे आएगा, बे, ले आएगा, फिर ये आएगा, फिर रे आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, निम्न में निराला द्वारा रचित काव्य है। निराला द्वारा रचित काव्य बताना कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनामिका। देखिए, अनामिका निराला द्वारा रचित काव्य है, ये आपको ध्यान रखना। मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है, ये बताना। मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है, वो इसका आंसर क्या होगा? आपको इसका आंसर लगाना है डी ऑप्शन है। अगर आपने डी ऑप्शन चुना है तो सही चुना है। सहजता, मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी जो सोपान वो सहजता नहीं है। देखिए, भाषा संबंधी जो सोपान है, बोली भी है, बोली भाषा के अंतर्गत आती है, मानक भाषा है, भाषा है। ये सहजता इसमें भाषा के अंतर्गत नहीं आती, तो भाषा संबंधी जो सोपान नहीं है वो सहजता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, उपसर्ग का चयन करें। देखिए, चेयर नहीं है, ये चयन होगा इसकी जगह। चयन करना है उत्कर्ण। उत्कर्ण का इसमें उपसर्ग बताना, उत्कर्ण में कौन सा उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, उत उपसर्ग है इसमें। उत आ रहा है, उत, तो उत्कर्ण में उत उपसर्ग होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो जातिवाचक संज्ञा बतानी है इसमें कौन सी नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर देखिए, जवान, जवान जातिवाचक संज्ञा है, जवानों की एक जाति होती है क्या भाई। और बालक भी एक क्या है, बालक, बालक भी जातिवाचक संज्ञा है, छोटा बालक, बड़ा बालक। लेकिन मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा, मनुष्यों की एक जाति होती है। देखा जाए तो सुंदर में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सुंदर क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। तो सुंदर इसका आंसर सुंदर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य बताना है। वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह बहुत थक गया। देखिए बहुत थक गया, कितना थक गया है, इसको नाप तोल नहीं सकते, ठीक है। क्या थकने को नाप तोल सकते हैं? तो इसमें जिसमें नाप तोल नहीं हो सकती उसको परिमाणवाचक कहा जाता है। तो इसमें थक गया है क्रिया विशेषण परिमाणवाचक है। नेक्स्ट, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, इसमें बताना है प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। उठना, चमकना, गिराना, देना। तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी हो जाएगी इसमें? गिराना हो जाएगा। देखिए गिराना, गिराना इसमें इसलिए होगा क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें खुद कार्य करके करता है, जो खुद कार्य नहीं करके दूसरों से करवाता है। तो गिराना कि खुद नहीं गिराएगा, दूसरों से गिरवाएगा, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नेक्स्ट, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? इसमें संधि बतानी है, इत्यादि में कौन सी संधि है। तो ये तो बिल्कुल आसान है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, यण संधि, यण संधि है इसमें। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 11 पे आते हैं। वीणा पाणी शब्द में कौन सा समास होगा? वीणा पाणी, इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए वीणा पाणी किसको बोलते हैं? सरस्वती को। तो वीणा पाणी में कौन सा समास होगा? बहुब्री समास होगा। चलिए नेक्स्ट, धवल का अनेकार्थी है, धवल का अनेकार्थी बताना है। तो धवल का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? निष्कलंक भी बोलते हैं धवल को, धवल को निष्कलंक बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 12वां का क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ए ऑप्शन, निष्कलंक। चलिए नेक्स्ट, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है, अश्लील शब्द का विलोम बताना है, क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्लील। देखिए श्लील का विलोम होगा अश्लील और अश्लील का विलोम होगा श्लील। तो अश्लील का विलोम क्या होगा? श्लील। चलिए नेक्स्ट, शशक किसका पर्यायवाची है? शशक बताना है किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए शशक होता है खरगोश का पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, इस लोकोक्ति का आशय है, इसका सही आशय बताना है, क्या है? कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। तो इसका आशय बताना है, क्या है? क्या मतलब होता है इस लोकोक्ति का? ऑप्शन आपके सामने। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है आपका। एक दूसरे की सहायता करना होता है, कभी गाड़ी नाव की सहायता करती है, कभी नाव गाड़ी की सहायता, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो एक दूसरे की सहायता करना होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट, मोती शब्द का तत्सम रूप है, मोती का तत्सम रूप बताना क्या है? इसका होता है बी ऑप्शन, मौक्तिक। मौक्तिक होता है इसका तत्सम और मोती होता है तद्भव। तो मौक्तिक का तद्भव होता मोती, तो मोती शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? मौक्तिक। तो मौक्तिक आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का इसमें से चयन बताना है, कौन सी है शुद्ध वर्तनी? त्रिदोष कौन सा है इसमें देखना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिदोष। त्रिदोष है ये, ऐसे ही शुद्ध लिखा जाता है, बाकी सब गलत है, इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को क्या कहते हैं? सूर्यास्त होता है उसकी जो दिखने वाली लालिमा होती है उसको क्या कहा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊषा कहा जाता है। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को ऊषा कहा जाता है। दोस्तों ये डेली प्रैक्टिस सेट आपका रहेगा, हो सकेगा तो कभी कभार छुट्टी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट 40 प्रश्नों का एक सेट आपको दिया जाए, और इसमें आप अपनी तैयारी को आंकना, आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई या जहाँ पर भी हिंदी आती है दोस्तों, ये सभी के लिए बेनिफिट रहेगी ये क्लास। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी पता लग जाए। तो चलिए हम कौन से ऑप्शन में थे? ये ऊषा हमने बोल दिया था, 18वें का बी ऊषा इस वाले को।
सूर्य के समय दिखने वाली लालिमा को। क्वेश्चन नंबर 19 होगा अब, विष में स्थायी भाव किस रस का है? देखिए विष में स्थायी भाव बताना है किस रस का होता है विष में स्थायी भाव। विष में स्थायी भाव किसका होता है? अद्भुत रस का होता है विष में स्थायी भाव। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विष में होता है। विष में जो स्थायी भाव होता है वो होता है अद्भुत रस का। चलिए नेक्स्ट, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ये बताना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, काव्य भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध है काव्य भाषा में। ब्रज भाषा जो दोस्तों आपने बहुत सारे दोहे वगैरह पढ़े होंगे तो आपने बहुत सारे, तो वो ब्रज भाषा में ही होते हैं। ठीक है, तो ब्रज भाषा में ही आपको ज़्यादातर मिलेंगे। तो सबसे अधिक प्रसिद्ध जो है वो काव्य भाषा में होती है। काव्य भाषा में ही ब्रज भाषा के कुछ दोहे पंक्तियाँ आपको मिली होंगी, आपने पढ़े होंगे। अब एक गद्यांश आ गया है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक। इस पद्यांश को आपको पढ़कर सही उत्तर दें। नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है, माँ वहाँ कतार में बंधी है नाले बांस की खूंटियों से। उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं किसान हल जोतने, कंधों पर हल रखे रंभाते हुए गाय बैल तैर कर जाते हैं। उस पार घास चरने शाम को जब वे लौटते हैं, घर ऊंची ऊंची घास में छिपकर हक्के हो करते हैं सियार। माँ तू बुरा ना माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो जाता है, इस कविता में कौन किसको संबोधित कर रहा है? तो कौन किसको संबोधित कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी होगा, लेखक के रूप में एक बच्चा अपनी माँ को संबोधित कर रहा है। अगर आपने ये सही से ध्यान से पढ़ा होगा तो आप सही उत्तर देंगे। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? भाई लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, वह हल चलाना चाहता है, वह नदी की यात्रा का मजा लेना चाहता है। भाई मजा लेना चाहता है, मजा तो ये तो गलत हो जाएगा, मजा लेना चाहता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए वो सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, जो वहाँ की खूबसूरती है, जो वहाँ का दृश्य है, उसका क्या लेना चाहता है? आनंद उठाना चाहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेखक जो नाविक इसलिए तो बनना चाहता है कि वो सौंदर्य का आनंद उठाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, नावों को बांझों की खूंटी से क्यों बांधा गया है? तो नावों को जो बांझों की खूंटी से वो क्यों बांधा गया है? ताकि कोई दूसरा व्यक्ति नाव ना ले जाए। ये नाविक ऐसा ही करते हैं, कहीं लहरें नाव को बहाकर ना ले जाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहीं नहरें जो होती हैं, लहरें कहीं लहरें जो है नाव को क्या ले जाएं, बहाकर ना ले जाएं, इसलिए तो बांधा जाता है क्या, इसलिए बांधा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपने अगर पढ़ा होगा तो इसलिए बांधा जाता है। नेक्स्ट है, कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं। कौन से पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं वो आपको बताना। 24 में का सी हो जाएगा। देखिए दूर दूर और ऊंची ऊंची हमने पढ़ा था पद्यांश में, दूर दूर और ऊंची ऊंची आया है। तो 24 में का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 25, तैरकर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैरकर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि तैरकर यह क्रिया शब्द पहले आते हैं, कविता में क्रिया शब्द पहले आते हैं। लेखक तैरने पर बल देना चाहता है, लेखक तुक मिला रहा है। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेखक तैरने पर बल देना चाहता है। लेखक जो चाहता है वो तैरने पर बल देना चाहता है, इसलिए। चलिए पद्यांश हमारा खत्म हुआ। अब क्या आता है? संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार बताना है। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, तो क्या है इसमें? वर्णों की आवृत्ति हो रही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। क्या है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, करुणावाचक क्रिया विशेषण। करुणावाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उपविराम, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अर्धविराम। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, अर्धविराम। अर्धविराम करुणावाचक जो क्रिया विशेषण होता है उसमें विराम चिन्ह अर्धविराम का ही यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? बताना है आपको, विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है। ऑप्शन नंबर ए है 28, नहीं 10, बी है
20 और सी है 30 और डी है 40। तो कामता प्रसाद गुरुजी ने जो बताई है वो संख्या, वो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका 20। विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताइए? 20, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, योग ऋण शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। देखिए योग ऋण शब्द जो होते हैं बहुब्री समास के सारे उदाहरण योग ऋण शब्द के उदाहरण होते हैं। तो लंबोदर किसका पर्यायवाची है? गणेश जी का। तो लंबोदर क्या है? योग ऋण है। बहुब्री समास के सारे उदाहरण योग ऋण होते हैं, तो बहुब्री समास लंबोदर में होता है, तो ये योग ऋण शब्द है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। आप बोलकर देखें तो ये आप बिल्कुल सही लगाओगे। देखिए सहायता, जो सहायता है ना, वो एक वचन में प्रयोग होगी सदा। जो भी भाववाचक संज्ञा होती हैं वो एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। सहायता, तो ये सहायता एक वचन में प्रयुक्त होगी। चलिए नेक्स्ट, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी, भाई नीली साड़ी, नीली साड़ी, नीला रंग की जो विशेषता है, नीला रंग दर्शा रहा है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा? गुणवाचक विशेषण, क्योंकि नीला, लाल, पीला ये सब गुण 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 होते हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में सकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक क्रिया बतानी है, जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है, तो बताना है आपको सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी? इसमें लिखना हो जाएगी। भाई चकना नहीं होगी, मुस्कुराना नहीं होगी, सोना नहीं होगी, लिखना होती है सकर्मक क्रिया। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? देखिए मनोविज्ञान में मने, देखिए मने विसर्ग लगा दूंगा मैं, फिर प्लस लिख दूंगा, फिर विज्ञान। तो मन विज्ञान में क्या हो जाएगा? फिर ये जब ये बनेगा तो ये बन जाएगा, ठीक है, इसकी संधि मनोविज्ञान हो जाएगी। तो मन जिसमें विसर्ग आता है वो क्या होती है? विसर्ग संधि। तो मन विज्ञान में क्या है? विसर्ग संधि, ठीक है, ये रूल है। जब तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? विसर्ग संधि, बी ऑप्शन इसका क्या है? बी ऑप्शन। निम्न में कौन सा शब्द द्विगु समास है? द्विगु समास वो होता है जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो। तो इसमें संख्यावाची आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए चतुर्भुज में 4 का बोध हो रहा है मुझे। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो द्विगु समास कौन सा है? चतुर्भुज। नेक्स्ट है, गो का अनेकार्थी शब्द है। गो का अनेकार्थी बताना है, क्या है? इंद्रिय, कांठा, कबाज, पक्षी। गो का अनेकार्थी ऑप्शन नंबर ए होता है इंद्रिय। जो गो का अनेकार्थी होता है इंद्रिय, इंद्रिय को भी गो बोलते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। कौन सा अलंकार है? तो क्या हो रहा है इसमें? अतिशयोक्ति हो रही है। यार बालों को खोलकर मत चलो, रास्ता भूल जाएगा सूरज, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुमुक्षु। देखिए मोक्ष की जो कामना करने वाला होता है वो मुमुक्षु होता है। इसकी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु, और मोक्ष की कामना करने वाला तो मुमुक्षु हो गया। तैरने का इच्छुक, तितुर्सु। इस तरीके से होते हैं, आप इनको ध्यान रखना है। शुद्ध वाक्य चुने। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह के बाद विसर्ग लगा दिया है, बिल्कुल सही लगाया, वाह के बाद विसर्ग ही आता है। कितना सुंदर दृश्य है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। फिर तो अर्धविराम थोड़ी आएगा भाई, अर्धविराम यहाँ पूर्ण विराम लगा दिया डी ऑप्शन में, यहाँ 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 जो है विराम लगा दिया है, यहाँ पर अल्प विराम लगा दिया है, यहाँ अर्धविराम लगा दिया है, यहाँ विसर्ग पूरा वो विराम लगा दिया है। तो इसके बाद जो आता है अतिशयोक्ति वाला चिन्ह, ये आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली भाषा कौन सी है? देखिए इसके बाद हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन और है, उसके बाद हमारा ये सेट खत्म हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है, उर्दू है। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली भाषा कौन सी है? तो ये बिल्कुल आसान है, वो हिंदी है।
हिंदी सर्वाधिक खड़ी बोली भाषा है। लास्ट प्रश्न, आंख में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। आंख में गड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या है? गौर से देखना, मन में खटकना, सहन ना कर पाना, कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, यानी आंख में गड़ना, भाई आंख में जो चीज गड़ती है तो वो मन में खटकती है, तो मन में खटकना। आंख में गड़ना मुहावरे का अर्थ है मन में खटकना। उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छा लगा होगा। ये प्रश्न 40 प्रश्नों का संग्रह, बहुत ही मेहनत से दोस्तों डिजाइन किए गए हैं ये दोस्त प्रश्न। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हर रोज की आपको ये वीडियो मिल जाए। देखिए इस वीडियो का कोई टाइम फिक्स नहीं रहेगा, किसी भी टाइम मिल सकती है, और कभी कभी ज़्यादा काम हुआ तो दोस्तों मैं नहीं बना पाऊँगा वीडियो, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। रोज़ डेली का आपको ये 40 प्रश्नों का सेट मिला करेगा। 20 मिनट कम से कम, हम बस 20 मिनट में ख़त्म करना होगा। 20 मिनट में आप 40 प्रश्नों में आप देखना आपका स्कोर कितना अच्छा रह रहा है, कितना अच्छा आप हिंदी पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल एकदम बेहतरीन सेट रहेगा, क्या बोलते हैं इसको, बेहतरीन सेट। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी नया नया चैनल है, तो इसको सपोर्ट जरूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।